वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी टॉपिक नंबर 16 जो है पूरा कवर करेंगे आज हम। स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल्स, इसके पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज और करिकुलर एरियाज़। और आज जो है डीएसएसबी की टीचिंग मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। पूरा कोर्स जो है 100 मार्क्स का जो आने वाला है, ठीक है, वो हमने सारा कवर कर लिया है। हमारी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो आज के सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले हम करिकुलम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन। फिर हम देखेंगे कि करिकुलम कितने टाइप का होता है। देन इसके पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। देन लर्निंग एंड नॉलेज। एक्चुअली जो लर्निंग और नॉलेज है वो इसके पर्सपेक्टिव में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। करिकुलर एरियाज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। और जो नई वीडियोस की अपडेट है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है करिकुलम का? करिकुलम इज द बेस इन एजुकेशन ऑन विच द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या वो आधार है, वो बेस है जिसके जिससे क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है प्लान की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि करिकुलम इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है पाठ्यचर्या में? ऑल प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देने हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल बेस्ड ऑन द एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो स्कूल है जो एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करता है, ठीक है, उसके लिए जो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस आपको स्टूडेंट्स को देने हैं, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? करिकुलम के अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है? करिकुलम यानी पाठ्यचर्या होती है। इट इंक्लूड्स टोटल एक्सपीरियंस गिवन बाय मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़, जो कुल अनुभव हैं, गतिविधियों द्वारा है, चाहे पुस्तकों द्वारा है, किसी के भी द्वारा है, वो सारा मिला के इसके अंदर आता है। इंक्लूड्स बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अंदर पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या, मतलब पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या दोनों ही गतिविधियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं। इट वर्क्स टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड, इससे एक बच्चे के व्यक्तित्व का जो विकास है उसमें, उसके लिए ये बहुत हेल्प करता है, उसके लिए काम करता है। इट हैज़ ए मोर क्रिएटिव एंड फॉरवर्ड आउटलुक, इसका बहुत ही रचनात्मक और फॉरवर्ड लुक, मतलब आगे का दृष्टिकोण, मतलब सामने देखता है ये कि हम और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, और कैसा होता है ये? बाल केंद्रित होता है, ठीक है। नाउ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये कनिंगम की डेफिनेशन है। कनिंगम कहते हैं कि करिकुलम इज द टोटलिटी इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसको कहा गया है यहाँ पे? टीचर को, ठीक है। तो ये टोटली जो है जो टीचर के हैंड में होता है टू मोल्ड हिज मटेरियल, वो प्यूपिल इन अकॉर्डेंस विद द आइडियल इन इट स्टूडियो। तो वो अपने स्कूल में जिस भी तरीके से अपने शिष्य को ढालना चाहता है उस हिसाब से वो ढाल सकता है, वो क्या होता है? करिकुलम होता है। नेक्स्ट है करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। करिकुलम के अंदर, पाठ्यचर्या के अंदर वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं, ऑफर टू ऑल द लर्नर्स, जो सभी सीखने वालों को दिए जाते हैं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। ये किसने कहा था? सी रोनाल्ड ने। ये डेफिनेशन सी रोनाल्ड ने दी है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या जो है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहली है ट्रेडिशनल और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी विषय केंद्रित। यहाँ पे सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका कंटेंट जो है उसको सेंटर में रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो ए स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी विद इंडिकेशन ऑफ देयर एक्सटेंट एंड टाइम लिमिट, द फोकस इज ऑन इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट। इसका ध्यान होता है कि बौद्धिक उपलब्धि जो है वो प्राप्त हो। और स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये जो स्टेटमेंट है मतलब जो अध्ययन वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उनकी सीमा और समय, ठीक है, मतलब उसी टाइम में या जो टाइम निश्चित किया गया है और उसी लिमिट में जितना कंटेंट दिया गया है वो पढ़ाना होता है। सेकंड है द एक्टिविटी करिकुलम। अब एक्टिविटीज से क्या मतलब हो गया? गतिविधियाँ, जो गतिविधियाँ स्कूल में करवाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करिकुलम होता है जिसमें एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। यहाँ पे एक्टिविटियों को जो एक्टिविटी होती है उनको मीडियम बनाया जाता है नॉलेज देने के लिए, स्किल्स देने के लिए, और एक तरीके से एटीट्यूड या दृष्टिकोण जो है उसको स्थापित करने के लिए। तो ये होता है एक्टिविटी करिकुलम। थर्ड है द एक्सपीरियंस करिकुलम। एक्सपीरियंस से क्या मतलब हो गया कि जो भी हम करके या अनुभव से जो हम सीखते हैं, ठीक है।
तो वो क्या हो गया, अनुभव पाठ्यक्रम। तो करिकुलम विच गिव्स रिच एंड वेरिड एक्सपीरियंस, जो लर्नर्स को बहुत ज़्यादा रिच वेरिड अलग अलग तरीके के अनुभव देता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस करिकुलम। अब वो चाहे नॉलेज हो, स्किल्स हो, एटीट्यूड्स हो या एप्रिसिएशन हो, ठीक है, उसे एक्सपीरियंस करिकुलम कहते हैं। एन एजुकेटिव एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी मस्ट एंड विद गेनफुल एक्सपीरियंस, कोई भी शिक्षाप्रद और सार्थक गतिविधि बहुत ही अच्छा अनुभव जो है बच्चों को देती है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड यानी जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसको सेंटर में रख के जो करिकुलम बनाया गया है, ठीक है। तो ये किसको इंपॉर्टेंस देता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, कि जो शिक्षार्थी है उसका जो व्यक्तिगत विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। एंड करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, और जो करिकुलम है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जो बच्चों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हो। नेक्स्ट है द लर्नर इज कंसल्टेड एंड ट्यूटर्ड इंडिविजुअली एट डिफ़िकल्ट पॉइंट्स इन द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जो लर्नर होता है उसको यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है, पढ़ाया भी जाता है इंडिविजुअली, उसके अपने तरीके से, उसे व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। पॉइंट्स इन द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, उसी हिसाब से उसे पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक जो चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट है ओवर्ट एंड ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम इसे कहते हैं। देखो मेजर जो करिकुलम है वो 3 टाइप का होता है, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट, दूसरा होता है कोवर्ट यानी इम्प्लिसिट, और तीसरा होता है नल करिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम है, ठीक है, प्रकट या स्पष्ट पाठ्यक्रम है, वो क्या होता है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंटेंडेड यानी जो निहित करिकुलम है, जैसे एक्सपीरियंस, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर विच आर इंटेंशनली प्लान्ड बाय द स्कूल, ये तो स्कूल ने प्लान किए हैं, तो ये कैसा है, एक्सप्लिसिट करिकुलम है। फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई है या कोई लेसन पढ़ाया है बुक से, तो वो कैसा है, एक्सप्लिसिट करिकुलम। इसके अंदर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ विच आर ओवर्टली प्रोवाइडेड टू लर्नर्स, ठीक है, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य शामिल होते हैं जो खुले तौर पर प्रदान बच्चों को किए जाते हैं। एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये किसके ऊपर वर्क करता है, कि जो शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए वर्क करता है। जैसे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं कि 8th क्लास में बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए, उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको फुलफिल किया जाता है इससे। इसके अंदर क्लासरूम एक्टिविटीज़, गेम्स, कॉम्पिटिटिव क्विज, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। सेकेंड इज हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम, निहित यानी इसको छुपा हुआ पाठ्यक्रम भी कहते हैं, ठीक है। अनइंटेंडेड और अननोटिस्ड करिकुलम, तो यहाँ पे अनअपेक्षित पाठ्यक्रम ये होता है। अब ये कैसे एग्जिस्ट करता है ये देखते हैं। लर्निंग फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम एंड स्कूल, अब बच्चा सिर्फ पुस्तकों से ही नहीं, अपने क्लास में जो उसके साथी बैठे हैं उनसे भी सीखता है, अपने टीचर्स को देख के भी सीखता है, जो स्कूल के लीडर्स हैं उनको भी देख के सीखता है। तो वो वहाँ से जो उसकी लर्निंग हो रही है, वहाँ पे जो करिकुलम इंक्लूडेड है, जो बच्चा सीख रहा है वहाँ से, वो कैसा है, इम्प्लिसिट करिकुलम। इसके अंदर नॉन वर्बल बिहेवियर आता है, गैर मौखिक व्यवहार, जैसे जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट, कि किस तरीके से आप आंखों से संपर्क करते हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, ठीक है। स्टूडेंट बिहेवियर बाय नोडिंग, कि सिर हिलाकर जो छात्र है उसके व्यवहार की हम सराहना करते हैं, तो ये नॉन वर्बल बिहेवियर जो है इसके अंदर आता है। हिडन करिकुलम इज एज इम्पॉर्टेंट एज द ओवर्ट करिकुलम, और ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हिडन करिकुलम जो है वो ओवर्ट करिकुलम के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर्स इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन, ठीक है। स्कूल के एनवायरनमेंट से सीखते हैं हम, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं, और जो हमारे साथी हैं उनके साथ बातचीत करके भी सीखते हैं। नेक्स्ट इज नल करिकुलम, शून्य पाठ्यचर्या, ये क्या होती है, द करिकुलम विच इज़ नॉट टॉट, यानी वो पाठ्यक्रम जो पढ़ाया नहीं जाता इन द सेंस जो स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे है अनकॉन्शियसली टॉट या साइलेंटली, जो चुपचाप यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब देखो चुपचाप पढ़ाने का मतलब क्या है, कि जैसे सोशल स्टडीज़ हमने पढ़ाया 8th क्लास तक के बच्चों को, हम एसएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर साइलेंटली क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा रही है, हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, ज्योग्राफी पढ़ी जा रही है, सिविक्स पढ़ी जा रही है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। इसके साथ साथ जो सब टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मतलब एक एज ए सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, है ना, तो वहाँ पे वो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो कैसी होगी, नल करिकुलम में वो शामिल हो जाती है। नाउ जो स्कूल करिकुलम है उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ठीक है।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल करिकुलम, स्कूल पाठ्यक्रम के सिद्धांत। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, की बाल केंद्रिता, की जो भी करिकुलम आप सेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो बच्चों के अनुरूप आप बनाइए, उनको सेंटर में रख के, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड, समुदाय केंद्रिता, यानी जो कम्युनिटी है, यानी जो समाज के, सोसाइटी के जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, विज्ञान का ज़रूर इसमें एकीकरण करना है। ऐसा नहीं है कि आपने करिकुलम बनाया और उसमें साइंस का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो साइंस तो उसमें होनी ही चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द नीड्स ऑफ चाइल्ड, सोसाइटी एंड डिसिप्लिन, आपको और क्या क्या इंटीग्रेट करना है उसके अंदर, करिकुलम के अंदर, कि जो बच्चों की नीड है उनके अनुसार, समाज और डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन, इनके अनुसार जो है आपको करिकुलम सेट करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ा रहे हो और वहाँ से कुछ क्रिएटिव नहीं निकल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्रिएटिविटी का प्रिंसिपल कहता है कि बच्चों में रचनात्मकता जो है वो आनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड, कि जो भी आप करिकुलम सेट कर रहे हो उसके अंदर गतिविधियाँ तो ज़रूर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत, ये क्या कहता है, ये सीधा सीधा कहता है कि आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े तो आप उन्हें इजीली ला सको। ऐसे रिजिड नहीं होना चाहिए कि ये एक्टिविटी होनी है तो होनी ही है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, वो रिजिडिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कि हमारी संस्कृति जो है उसका भी संरक्षण हो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे कल्चर से रिलेटेड उसमें शामिल हों करिकुलम के अंदर, कि हमारा कल्चर जो है, जो भारतीय संस्कृति है वो भी प्रिजर्व रहे। और NEP 2020 में तो बात ही की गई है इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व करने की, ठीक है। नाउ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, और इस तरीके से करना है कि बच्चे जब सीखें तो उन्हें परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना आ जाए, ना तो वो मॉडर्न हो ज़्यादा, ना ज़्यादा ट्रेडिशन हो, एक बैलेंस बना के वो चले। एज एंड स्टेज स्पेसिफिक, इसका ये मतलब है बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम सेट करो। ये नहीं 6th क्लास के बच्चे को 8th स्टैंडर्ड का कोई जो करिकुलम है या कोई सब्जेक्ट है या कोई कॉन्सेप्ट है वो डाल दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो उनकी एज है, जो उनकी स्टेज है यानी क्लास है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेद। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि जो असमानताएं है या फिर सबकी नीड्स अलग अलग हैं, बच्चों का लर्निंग का मेथड अलग है, उनके तरीके अलग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम सेट होना चाहिए कि वो सबकी नीड्स को फुलफिल कर सके। रेलेवेंट एंड लाइफ ओरिएंटेड, जो भी आप करिकुलम में, सब्जेक्ट में कंटेंट डाल रहे हो वो बच्चों की लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। उनकी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ बेटर हो, वो वोकेशनल पर्पस के लिए तैयार हों, उनकी ज़िंदगी जो है आसान हो, सोशल एडजस्टमेंट सीखें, तो उससे रिलेटेड, उसकी तरफ ओरिएंटेड, उन्मुख वो होना चाहिए। वोलसमनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, संपूर्णता और व्यापकता, यानी वो सारा कवर एस्पेक्ट्स जो है उसमें कवर हो और व्यापक वो हो, यानी उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा हो। वैल्यू ओरिएंटेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे स्कूलों में मिस किया जाता है, कि बच्चों का जो चरित्र निर्माण है वो बहुत अच्छा हो और उनके मूल्य उन्मुखीकरण वो भी उनके अंदर अच्छे से डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रख के जो करिकुलम है उसको सेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल गोल्स, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको वो फुलफिल करे। जुडिशियस मिक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड एलिमेंट, जो केंद्रीकृत और स्थानीय तत्व हैं उनका विवेकपूर्ण मिश्रण वो हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, जो बदलाव आते हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों, बच्चे अपडेट रहें कि आज के टाइम में जो नॉलेज है या फिर हमने कितना जो है अचीव कर लिया है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट है ये दोबारा आ गया। जॉयफुल लर्निंग एंड करिकुलम लोड, हर्षित शिक्षा और पाठ्यक्रमवारी, मतलब जो लर्निंग है वो जॉयफुल होनी चाहिए, बच्चों को ऐसे बोर फील नहीं होना चाहिए, और वो करिकुलम जो है बहुत ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हमारे पे लोड डाला जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस पीरियोडिकल चेंज, उसके अंदर कह सकते हैं कि निरंतर या आवधिक जो है परिवर्तन आते रहने चाहिए, यानी करिकुलम जो है आप उसको टाइम टू टाइम चेंज करें। जैसे समय बदलता है वैसे सोसाइटी की नीड्स बदलती है, नॉलेज अपडेट होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस भी आने चाहिए।
नाउ पर्सपेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पर्सपेक्टिव है करिकुलम के, पाठ्यचर्या के 4 पहलू हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल यानी परंपरागत पहलू। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन्वॉल्व है, वो है राल्फ टेलर और हिल्डा टाबा। दूसरा है इम्पेरिसिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें कौन शामिल है, जॉन लॉके, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम इसके अंदर शामिल हैं। तीसरा है रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव और चौथा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और ये जो फोर्थ है सामाजिक रचनाकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम सही से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे आज के टाइम में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ज़्यादा जो स्कूलों में है वो ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से हम हट चुके हैं, ट्रेडिशनल तरीके से अब नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत सारे चेंजेस जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। तो इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला है ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव यानी पारंपरिक दृष्टिकोण। देखो ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है ना, टीचर होता है सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, यानी जो शिक्षक है वो यहाँ पे केंद्र में होता है, वो जैसे कहेगा वैसा ही होगा क्लास में। करिकुलम इज व्हाट स्टूडेंट शुड बी टॉट एट स्कूल, करिकुलम कैसा होना चाहिए, जैसा बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट मैटर द क्यूमुलेटिव ट्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, पाठ्यचर्या क्या है, वह है जो छात्रों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी विषय वस्तु जो सब्जेक्ट है वो जो भी उसके अंदर नॉलेज दी हुई है वो आपको स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करनी है सिंपली ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉट द सेम मटेरियल, सभी छात्रों को एक ही सामग्री पढ़ाई जाएगी सिखाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर्स को ओबे करना होता है, और एंड ऑल्सो रिसीविंग शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर्स, और उन्हें जो टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे एक्ट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है, और जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है उसको मेमोराइज वहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो है इस मेथड में कैसे दिए जाते हैं, तो जो निर्देश होते हैं, इट इज़ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट देन इंस्ट्रक्शन। अब सीधा सीधा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पे क्या कहता है कि प्लान को आप एक्शन में लेके जाइए, सीधा जो सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ाइए आप, ना तो बच्चा इंपॉर्टेंट है ना उसके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचर जो है वो पढ़ाएगा, बच्चे उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और जो सब्जेक्ट का मैटर है उसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है इस मेथड में। ठीक है, वट इज़ टू बी टॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ टू टीच इट, क्या पढ़ाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इस मेथड के अंदर ऑल राइट डज नॉट अलो स्टूडेंट्स टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब देखो इससे ना इसके नुकसान क्या क्या हैं, इससे क्या नहीं होता, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप ही नहीं होती। ठीक है, उनकी सोच कौशल जो है, आलोचनात्मक सोच का जो कौशल है वो डेवलप ही नहीं होता। लेस फ्रीडम इन लर्निंग एनवायरनमेंट, जो सीखने का माहौल है उसमें स्वतंत्रता उनको बहुत कम मिलती है। स्टूडेंट्स डिपेंड अपॉन ऑन टीचर इन स्टडी रिलेटेड मैटर्स, और जो छात्र है अध्ययन संबंधी मामलों में शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं वो। ठीक है, डज नॉट प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यहाँ पे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में होता है, मतलब वो जो कहेगा वही होगा, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू कैसे यहाँ पे पढ़ाई गई। ठीक है, रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज ऑफ ए गिवन सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं यानी नुकसान हैं। सेकंड जो मेथड है यानी जो पर्सपेक्टिव है वो है एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के अनुभववादियों के दृष्टिकोण। तो जो अनुभववादी हैं, ठीक है, अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स टू एजुकेशनल रिसर्च, जो शिक्षा में रिसर्च होती है, जो अनुसंधान होते हैं वो किसका कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं करने के लिए, साइंटिफिक मेथड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल रिसर्च में अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिस्ट्स, तो यहाँ पे कौन सा जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है रिसर्च में, तो ये आएगा कौन सा, साइंटिफिक मेथड। दे फोकस ऑन कंटेंट इवन मोर देन द ट्रेडिशनलिस्ट, ये लोग भी किस पे ध्यान देते हैं, जो सामग्री पढ़ाई जा रही है। ट्रेडिशनलिस्ट जितना ध्यान देते हैं ना कंटेंट पे कि भाई बुक ओरिएंटेड और कंटेंट ओरिएंटेड, जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो तो इससे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, वट एवर वी लर्न अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिसिस्ट वी लर्न थ्रू परसेप्शंस। अब एम्पिरिसिस्ट यानी अनुभववादी क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, हम अपनी परसेप्शन यानी जो हमारी धारणा है या अवधारणा है उसके माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
करिकुलम फोकस, अब जो करिकुलम है इसके अकॉर्डिंग वो कैसा है, किस पे फोकस करता है, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, कि बच्चों के हित क्या है और उनके अनुभव क्या है उसके ऊपर जो है बेस करते हैं ये करिकुलम को। करिकुलम इन्वॉल्व्स एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड अफेयर्स। इसमें जो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसके अंदर जो मनुष्य की प्रॉब्लम होती हैं, जो मानवीय समस्याएं होती हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, जो भी रिसर्च किया है, जो भी अनुसंधान किया है, ठीक है, जो भी शोध किया है उसके बेसिस पे जो डिसिप्लिन है और जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज वहाँ पे किया जाता है। जो अल्टीमेट गोल है इसका इज टू स्ट्रक्चर द कंटेंट सो दैट लर्नर्स विल लर्न बेटर। देखो ये कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट से भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ह्यूमन प्रॉब्लम्स और ये सब इंक्लूड की जाती हैं, और जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं और बेहतर तरीके से सीख सके, यानी उसको कैसे ईजी बनाया जा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे अंडरस्टैंडेबल वो हो सकता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। रोल ऑफ टीचर, नाउ ये जो एम्पिरिसिस्ट यानी अनुभववादी पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर टीचर का रोल क्या रहता है? टीचर का रोल रहता है कंसल्टेंट का, सलाहकार का, गाइड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या का समाधान ढूंढना है तो वहाँ पे वो गाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को। साइंटिफिक इंक्वायरी मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स एंड क्रिएट्स एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग, बच्चों को वो मोटिवेट करेगा और एक ऐसा एनवायरनमेंट या वातावरण जो है बच्चों को निर्माण करके देगा जिसके अंदर जो लर्निंग है, सीखना है, उसको बढ़ावा मिले। दे एम्फेसाइज कंटेंट बेस्ड थ्योरीज, इसके अंदर ये किस पे जोर देते हैं? जो सामग्री आधारित सिद्धांत है उन पे ये जोर देते हैं। इफ़ स्टूडेंट फेल्स टू लर्न, अगर कोई छात्र सीखने में असफल हो जाता है, इट बिकम्स देयर फॉल्ट नॉट द टीचर्स, तो इनके अकॉर्डिंग ये किसकी गलती है? छात्रों की गलती है, शिक्षक की गलती नहीं है। नाउ थर्ड पर्सपेक्टिव इज रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या के जो अवधारणावादी हैं, ठीक है, उनका परिप्रेक्ष्य जो है वो क्या है? तो जो रिकंसेप्चुअलिज्म है ये किस पे बेस्ड है, किस पर आधारित है? एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद, और रिकंस्ट्रक्टिविज्म यानी पुनर्निर्माणवादी दर्शन पर, फिलोसफीज पर ये आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि रिकंसेप्चुअलिज्म या अवधारणावादी जो किस पे बेसिस है, तो ये अस्तित्ववाद और पुनर्निर्माणवादी दर्शन पर बेस्ड है। ठीक है, इट्स प्रिंसिपल आर ग्राउंडेड ऑन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो अस्तित्ववाद का जो दर्शन है उस पर तो आधारित है ही, और इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावादी जो मनोविज्ञान है उस पर भी ये आधारित होता है। कौन? इसके जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो। जो करिकुलम है इसमें वो किस पे फोकस करता है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, कि आज के टाइम में और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है वो इसमें बनाया जाता है। जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है इसके अंदर, यानी बाल केंद्रित होता है, एंड एम्फेसाइज सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है उस पर भी जोर देता है। कौन से सब्जेक्ट पे? आर्ट, एथिक्स, है ना, skills, and the subjects need to identify and ameliorate the problems of society, यानी इसके अंदर वो विषयों या इसकी जो समाज की समस्याओं की पहचान करने और सुधार करने की आवश्यकता है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके जो करिकुलम है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, इन पर जोर दिया जाता है। लर्निंग इज एक्टिव एंड कंसर्न विद कंटेम्पररी एंड फ्यूचर सोसाइटी, जो सीखने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे पैसिव नहीं होती, कैसी होती है? एक्टिव होती है, और समकालीन और भविष्य के समाज से संबंधित यहाँ पे लर्निंग होती है। ठीक है, लिबरेशन इज ए की कॉन्सेप्ट इन दिस पर्सपेक्टिव, यहाँ पर जो मुक्ति है, लिबरेशन यानी लिबरेट होना, ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो है यहाँ पे होती है। ये मानना है कि हर लिविंग बीइंग जो है, ठीक है, उसका मेन एम क्या होता है? लिबरेट होना, जैसे महात्मा बुद्ध लिबरेट हुए थे। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे। इट एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ डायलॉग स्किल्स, किस पे जोर देता है ये? कि डायलॉग यानी संवाद कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो महत्वपूर्ण सोच कौशल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समस्या समाधान कौशल है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, और पर्सनलाइज्ड क्लैरिफिकेशन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण, इन सब स्किल्स के डेवलपमेंट पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। नाउ फोर्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम। तो आज के टाइम पे हम कंस्ट्रक्टिविज्म ही पढ़ते हैं, और इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि लर्निंग जो है, ये देखो सबसे पहले तो इसकी रूट्स कहाँ पे होती है? फिलोसफी और साइकोलॉजी में। ये बिल्कुल सही बात है,
मनोविज्ञान कितना पढ़ा है हमने बीएड में, और फिलोसफिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी बहुत पढ़े हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके रूट्स कहाँ पे जाती हैं? एक तो फिलोसफी यानी इसके अंदर दर्शन शास्त्र में, और दूसरा मनोविज्ञान में। द असेंशियल कोर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इसकी कोर क्या है? इज दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। देखो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी थ्योरी जो है इस पे बेस है कि जो असेंशियल कोर है मतलब जो सबसे मूल तत्व है, जो इसका पूरे का बेस है, वो ये है कि रचनावाद में जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, जो अधिगम करता है, वो अपनी नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है, एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों से, ठीक है, वो अपने अनुभवों से सीखता है और वहीं से अपनी नॉलेज या अपना ज्ञान और अपने अर्थ का निर्माण यहाँ पे वो करता है। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक आएगा लर्निंग एंड नॉलेज, वो इसी से उठा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से ही उठा है। ठीक है, कि लर्निंग एंड नॉलेज, जो एक्सपीरियंस बच्चा गेन कर रहा है उससे उसने क्या लिया? नॉलेज ली, और उससे उसने सीखा। ठीक है, तो यही है लर्निंग एंड नॉलेज, और ज़्यादा कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करेंगे। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है, ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 3 कैटेगरीज है। ठीक है, और ये तीनों कैटेगरीज बिल्कुल डिटेल में हम कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ चुके हैं, जो सेकेंड यूनिट में था। ठीक है, तो ये 3 है, कॉग्निटिव, सोशल और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। एक तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक निर्माणवाद, दूसरा है सोशल सामाजिक निर्माणवाद, और तीसरा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो इन तीनों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संज्ञानात्मक निर्माणवाद, इसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ हेडेड बाय जीन पियाजे, फादर ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जो संज्ञानात्मक निर्माणवाद है, इसके जनक कौन कहाँ कहे जाते हैं? जीन पियाजे इसको हेड करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। इट प्रोपोजेज दैट, ये क्या कहते हैं? ह्यूमन्स कैन नॉट बी गिवन इन्फॉर्मेशन विच दे कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड। ह्यूमन्स को यानी इंसानों को आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जो वो तब की तब समझ जाएं और उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इंस्टीड लर्नर्स मस्ट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो अपनी नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंसेस से। इसीलिए आजकल एक्सपीरियंस बेस्ड या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ज़्यादा चल रही है, कि उन एक्टिविटीज़ को आप बच्चों को कराइए। अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है, आप वर्बली बता दो बच्चों को कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है। दूसरा, आप उनको करके दिखाओ, उनको इन्वॉल्व करो और वो खुद एक्सपेरिमेंट करें, तो वो किससे बेटर सीखेंगे? सिंपली करके सीखेंगे ना, तो वो अपनी वहाँ पे नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है। दे मस्ट बिल्ड देयर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। वो अपनी जो नॉलेज है वो कैसे बनाते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस से बनाते हैं। तो नॉलेज एंड लर्निंग का यही मतलब है कि अपनी नॉलेज बच्चे जो है खुद एक्सपीरियंस करके जो उन्होंने सीखा उससे वो बनाते हैं। सेकेंड जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, इट इज़ द आइडिया दैट ऑल लर्निंग मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, कि सारी ही जो सीखने की जो चीज़ें हैं वो सारी कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, एंड देयर इज़ नो यूटिलिटी और मीनिंग इन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टीचर और द टेक्स्ट बुक ड्राइवन। शिक्षक या पाठ्यक्रम संचालित निर्देश में कोई उपयोगिता या अर्थ यहाँ पे नहीं दिया गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक निर्माणवाद बाद में डाला है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है और इम्पॉर्टेंट भी। देखो जो लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, वो आपने पढ़ी होगी। इसी पे बेसिस है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। ठीक है, इसके जनक कौन है? लेव वाइगोट्स्की, और इन्होंने पियाजे ने, और सोशियो कल्चरल थ्योरी तो वाइगोट्स्की की है ही। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे और सोशियो वाइगोट्स्की जो है दोनों ने वर्क किया है। इट इज़ मोर करेक्टली एन एपिस्टोमोलॉजी और फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। ये ज़्यादा क्या है? ये एक तरीके की ज्ञान मीमांसा या दार्शनिक व्याख्या है, एक तरीके की एक्सप्लेनेशन है कि लर्निंग का नेचर क्या है, लर्निंग का स्वभाव क्या है, किस तरीके से जो लर्निंग है वो होती है। ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है ये एक थ्योरी है, ये एक एक्सप्लेनेशन है कि जो लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से होती है। तो चलो देखते हैं कैसे होती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये सामाजिक रचनावाद ज्ञान का एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशली
situated and knowledge is constructed through interaction with others। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है, वो सामाजिक रूप से स्थित है, और जो ज्ञान है वो दूसरों के साथ बातचीत करके या आपका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जब आप इंटरेक्शन करते हो तब आप सीखते हो। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब आपने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावाद। दैट एम्फसाइज द कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ लर्निंग, जो सीखने की सहयोगी प्रकृति है उसके ऊपर जोर देता है। नाउ जो नॉलेज है उसकी नेचर क्या है, या फिर जिस नॉलेज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, तो जो सामाजिक रचनावादी हैं वो क्या कहते हैं कि नॉलेज एक ह्यूमन प्रोडक्ट है विच इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। कैसे बनता है ये, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ये बनता है, इन एन एक्टिव मैनर एंड नॉट समथिंग विच कैन बी डिस्कवर्ड। और नॉलेज जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिस्कवर किया जा सकता है, नॉलेज जो है वो निर्मित होती है और इसका निर्माण हम करते हैं। नॉलेज एग्जिस्ट एज द आउटकम ऑफ मेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस, जो ज्ञान है वो मानसिक अंतर्विरोधों के परिणाम के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम वंस इंटरेक्शन विद अदर पीपल इन द एनवायरनमेंट, जो हम दूसरों के साथ, व्यक्तियों के साथ या वैसे इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके हम सीखते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो मेंटल कॉन्ट्रडिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कुछ देखा या किसी से बातचीत की, तो वहाँ पे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स वर्क कर रही होती हैं और उसी से हम नॉलेज जो है लेते हैं, ठीक है। Social constructivists emphasize on the role of language and culture in cognitive development। जो सामाजिक रचनावादी हैं वो कहते हैं कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके अंदर भाषा और जो संस्कृति है उसकी भूमिका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, और ये कहते हैं, सामाजिक रचनावादी कहते हैं कि जो हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं वो सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। नॉलेज इज नॉट सिंपली कंस्ट्रक्टेड, ज्ञान केवल निर्मित ही नहीं होता बट इट इज को कंस्ट्रक्टेड, ये सह निर्मित होता है, मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके जब आप सीखते हो ये सह निर्मित यहाँ पे होता है। नाउ लर्निंग इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ अडॉप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो सीखना है वो वास्तविक जीवन में जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो वहाँ से जो आप सीखते हो वो लर्निंग होती है विच टेक्स प्लेस इन ए सोशल मैनर, और ये सामाजिक तरीके से होती है थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ये आप शेयर्ड एक्सपीरियंस मतलब जो अपने अनुभव हैं उनके साथ साझा कर सकते हो, डिस्कशन से आप सीख सकते हो विद अदर्स, सच दैट न्यू आइडियाज़ आर मैच्ड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है तो वहाँ पर नए आइडियाज़ भी ऐड होते हैं। एंड लर्नर्स अडॉप्ट रूल्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, और जो शिक्षार्थी हैं वो दुनिया को समझने के लिए नियमों को वहाँ पे अपनाते हैं। लर्निंग इज सीन एज एन एक्टिव सोशली एंगेज्ड प्रोसेस, जो सीखना है उसे कैसे देखा जाता है, यहाँ पे सामाजिक रूप से संलग्न प्रक्रिया के रूप में उसे देखा जाता है, नॉट वन ऑफ द पैसिव डेवलपमेंट, ना कि एक निष्क्रिय विकास के रूप में, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग, जो अर्थपूर्ण सीखना है वो कब होता है, ये होता है व्हेन इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन सोशल कॉन्टैक्ट, जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक संदर्भों में लगा हुआ होता है तब उसकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होती है। नाउ करिकुलम इज बेस्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स नॉलेज, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है, उसके अंदर करिकुलम जो है, ठीक है, ये बहुत ही डीप होता है इनटू बिग आइडियाज़ रादर देन प्रेजेंटिंग ए ब्रेड्थ ऑफ कवरेज। सिर्फ एक बुक पढ़ा देना ही नहीं, इसके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत डीप जाते हैं, ठीक है, मतलब कवरेज बहुत ज़्यादा होती है इसकी। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ करिकुलर फोकस। अब देखो कंस्ट्रक्टिविज्म आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, और इसका जो करिकुलर फोकस है वो किसी एक सर्टेन डोमेन या डिसिप्लिन पे भी होता है, किस गोल के साथ कि स्टूडेंट्स के अंदर हमें क्या डेवलप करना है, एबिलिटी, हमें उनके अंदर क्षमता डेवलप करनी है कि वो मैथमेटिकली, ठीक है, हिस्टोरिकली, लिटरली, साइंटिफिकली हर तरीके से वो सोच पाएँ, ठीक है। नाउ ZPD, इस थ्योरी के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, मान लो एक बच्चे का लर्निंग
अभी इतनी है, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो इतना ज़्यादा और सीख सकता है, ठीक है। अभी तो उसके पास इतनी नॉलेज है सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसको और ज़्यादा सिखाया जा सकता है, अगर टीचर उसे सिखाए या उसे और हेल्प प्रोवाइड की जाए तो वो और ज़्यादा सीख सकता है, ठीक है। तो ये जो जोन है, ये जो जोन आप देख रहे हो, इसे कहते हैं हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द जोन स्पेस इन विच वी कैन मैक्सिमाइज द लर्नर कैपेबिलिटीज़। जो लर्नर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्षमता है, उसको जितना हम बढ़ा सकते हैं, वो जो जोन है उसे क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे टीचर जो है MK होता है, MKO होता है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको अधिक जानकारी होती है, और टीचर बच्चे को इस लेवल तक ले जाने के लिए जो हेल्प उसे प्रोवाइड करेगा, उस हेल्प को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, मचान, ठीक है। जो शिक्षार्थी को दी जाने वाली सहायता है एक लेवल तक पहुंचने के लिए, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब ये जो मॉडल है, इसके अंदर डेवलपमेंट के 2 लेवल होते हैं, एक तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। A point the learner has already reached and can solve problems independently। अब हमने बताया था कि इतना तो लर्नर को आता है और वो इतना सीख सकता है, तो यहाँ पे वो लर्नर इंडिपेंडेंट है, वो खुद से कर लेगा यहाँ पे। तो ये क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट। कौन सा लेवल, एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, AD। लेकिन जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट तक जितना वो सीख सकता है। लर्नर इज कैपेबल ऑफ रीचिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर और इन कोलैबोरेशन विद पीयर्स। अपने पीयर्स की हेल्प से या फिर जो टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस में जो लर्नर है वो यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे, ठीक है। इस मॉडल के अंदर ये 2 लेवल होते हैं डेवलपमेंट के। अब इसके मेरिट्स या इसके फ़ायदे जो है वो क्या क्या होते हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो पर्सपेक्टिव पढ़ लिया हमने। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्नर एंड सोशल नेचर ऑफ लर्निंग। जो शिक्षार्थी और सीखने की सामाजिक प्रकृति है, उसके अंदर सक्रिय भागीदारी जो है उसका मूल्य है। जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है लर्नर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव अप्रोचेज आर यूज्ड इन टीचिंग लाइक नॉलेज बिल्डिंग कम्युनिटीज़। तो शिक्षा में प्रभावी उपागम जो है उनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, जैसे ज्ञान निर्माण, ठीक है, कम्युनिटी लर्निंग, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी इसके अंदर होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग इसके अंदर होती है, ये सेम ही पॉइंट है, ठीक है। टीचर लीड स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट न्यू स्किल। यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों को नए कौशल निर्माण की ओर ले जाते हैं। टीचर स्टूडेंट जॉइंटली कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों मिल के सीखने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर योगदान करते हैं। नाउ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, सीमाएं। एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ सोशल एंड कलेक्टिव वाइल इग्नोरिंग द रोल ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे सोसाइटी, समाज और समूह जो है उसकी भूमिका पर ज़्यादा जोर देता है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भूमिका है उसके ऊपर ये ज़्यादा जोर नहीं देता। फेल्स टू एड्रेस हाउ टू एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ब्रिज्ड टू द इंटरनल माइंड। ये जो बाहरी दुनिया को आंतरिक दिमाग से कैसे जोड़ता है ये पता लगाने में ये विफल रहा है, ठीक है। इट इज़ टू क्विक टू डिसमिस द रोल ऑफ पैसिव परसेप्शन एंड मेमोराइजेशन इन लर्निंग। इसने सीखने में जो निष्क्रिय धारणा है और याद रखने की जो भूमिका है उसको खारिज करने में जल्दबाजी की है, ठीक है। कि मतलब इसने कहा है कि मेमोराइजेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है लर्निंग में। इसने कहा सिर्फ सोशल इंटरेक्शन से ही हम सीखते हैं, बल्कि मेमोराइजेशन से भी होता है, पैसिव परसेप्शन, इन सब चीज़ों को इसने खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी है। अब करिकुलर एरियाज़ हम पढ़ेंगे कि करिकुलर एरियाज़ जो है वो कौन कौन से होते हैं। करिकुलर एरियाज़ वो होते हैं सब्जेक्ट्स इन विच द करिकुलम इज़ डिवाइडेड, जिनमें जो पाठ्यक्रम है उसको विभाजित किया जाता है। तो करिकुलर एरिया कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है एक्सप्रेसिव आर्ट। इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या आता है, ड्रामा, डिज़ाइन, डांस, म्यूज़िक, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल है। दूसरा एरिया है हेल्थ एंड वेलबींग का, यानी स्वास्थ्य और भलाई का। इसके अंदर मेंटल, इमोशनल, सोशल और फिजिकल वेलबींग, यानी आप मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या नहीं, ठीक है। प्लानिंग फॉर चॉइसेस एंड चेंजिंग, फिजिकल एजुकेशन इसमें दी जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इसके अंदर गेम्स, फूड और हेल्थ की जो नॉलेज है वो दी जाती है। सब्सटेंस मिसयूज़, कि किसी तरीके का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मिसयूज़ नहीं करना है। रिश्तों की समझ, सेक्सुअल हेल्थ एंड पेरेंटहुड, और पेरेंटहुड यानी जो माता पिता बनना है या फिर उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सब के बारे में ये
शिक्षा जो है इसके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस। इसके अंदर मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस और स्कॉट्स लैंग्वेजेस जो भाषाएं जो है वो शामिल होती हैं। फोर्थ एरिया है लिटरेसी एंड इंग्लिश, साक्षरता और अंग्रेजी। कॉन्फिडेंस इन लिटरेसी एंड इंग्लिश इज फंडामेंटल टू ऑल एरियाज ऑफ लर्निंग। ठीक है, साक्षरता और अंग्रेजी में, यानी आप साक्षर हों, पढ़े लिखे हों और इंग्लिश भी आपको आती हो, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल हो जाती है सभी एरियाज ऑफ लर्निंग के लिए, क्योंकि जितने भी एरिया हैं उनमें अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एज इट अनलॉक्स एक्सेस टू वाइडर करिकुलम एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब हर जगह देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना कंपलसरी है कि भाई आपको बोलनी आती हो, तो यहाँ से आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ के एस्पेक्ट्स में वो आपकी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट जो एरिया है वो है न्यूमरेसी एंड मैथमेटिक्स, संख्या और गणित। इसके अंदर क्या क्या आता है? नंबर, मनी, पैसे की समझ, मेजर यानी मापन, शेप, आकार, पोजीशन, स्थितियाँ, मूवमेंट, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, ये सारे एरियाज इसके अंदर आते हैं। सिक्स्थ है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। अब रिलीजियस और मोरल एजुकेशन यानी धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन इन रोमन कैथोलिक स्कूल जो है दी जाती है। तो ये जो शिक्षा है, मोरल एजुकेशन जो है हमारे स्कूल्स में भी इंक्लूड की जाती है बच्चों को बेसिक मैनर्स जो है वो सिखाने के लिए। सेवंथ है साइंसेस। इसके अंदर प्लैनेट, अर्थ, फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, बायोलॉजिकल सिस्टम, मटेरियल, टॉपिकल साइंसेस, मतलब विज्ञान के अंदर सबको पता है क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट एरिया है सोशल स्टडीज़ विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर लोगों से जो हमारे अतीत के जो अनुभव रहे हैं, घटनाएं रही हैं, जो सामाजिक परंपराएं रही हैं, लोग, प्लेस, एनवायरनमेंट कैसा था, लोग, सोसाइटी, इकोनॉमी और बिजनेस, अर्थव्यवस्था और किस व्यवसाय में लोग लगे हुए थे या हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी जाती हैं। नेक्स्ट एरिया है टेक्नोलॉजी का एरिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। इंक्लूड डिजिटल लिटरेसी, इससे जो डिजिटल साक्षरता है वो शामिल है। फूड एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं सोसाइटी में और बिजनेस में। क्राफ्ट, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और कंप्यूटिंग साइंसेस। ठीक है, तो ये सारे एरियाज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे एरियाज में जो करिकुलम है वो डिवाइडेड है। तो ये करिकुलर एरियाज़ होते हैं। इसके अलावा जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनमें गेम, स्पोर्ट्स इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये जो गेम्स वाला जो था, फिजिकल एजुकेशन वाला था, उसी में शामिल हो जाता है। तो जो हमारा DSSB का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो एडिशनल टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि कोई एडिशनल टॉपिक है या कोई टॉपिक छूट गया है, तो वो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में कर सकते हो, इंस्टाग्राम में कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन व्हाट्सअप पे नहीं करना है। व्हाट्सअप पे आप PDF अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी क्वेरी आप व्हाट्सअप में नहीं भेजेंगे। ठीक है, नेल्स स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो और इसी से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। और आपको प्लेलिस्ट दिख रही होंगी KVS की, HSSC की, ये प्लेलिस्ट जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी प्लेलिस्ट जो है पूरी हो चुकी हैं। ऑलराइट, हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।